अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इस चैप्टर के ऊपर लेक्चर नंबर 6 है। और इस लेक्चर के अंदर हमने बीकॉम पार्ट 1 ईयर 2008 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है और इससे हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई है वो हमने फर्स्ट ईयर कॉमर्स से क्वेश्चन लिए थे और वो सारे क्वेश्चन वहां के पास पेपर के क्वेश्चन थे। तो ये भी हमारा पास पेपर का क्वेश्चन है क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 में आता है, तो दोनों क्लासेस को समझने में एक साथ आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं वो हमें क्वेश्चन में क्या कहते हैं और फिर चीज़ों को हमने किस तरीके से ट्रीट करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन में पहले पूरा आपके सामने रख देता हूँ। कह रहे हैं द अकाउंटेंट ऑफ फयाज, ये बेसिकली फयाज है, यहाँ पर बुक में मिस्टेक करके फरियाज लिखा हुआ है। हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम इट्स कैश रिकॉर्ड एंड इट्स बैंक स्टेटमेंट ऑन नवंबर 30, 2008। ठीक है ना, जो फयाज कंपनी के अकाउंटेंट हैं उन्होंने अपने कैश रिकॉर्ड यानी कि कंपनी रिकॉर्ड से जो कैश बुक आप बनाते हैं उसका और बैंक स्टेटमेंट जो आई जो बैंक ने इशू की नवंबर 30 को, उससे कुछ इंफॉर्मेशन कुछ रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं, निकाले हैं। उन्होंने देखा कि सबसे पहले जो दोनों के का कंपैरिजन जो करवाया गया उसमें सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक रुपीज 1,06,400। लेकिन जब आप कैश बुक बनाते हैं तो उसके अंदर एक कैश का कॉलम होता है और दूसरा बैंक का कॉलम होता है। तो यहाँ हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे होते हैं कैश बुक के अंदर बैंक के कॉलम का और बैंक जो अपनी स्टेटमेंट बनाता है जहां हमारा अकाउंट होता है उसका। ठीक है जी। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग क्या 1,06,400 से हमारा बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट है यानी कि नेगेटिव है। और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि इसको बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, वो कितना है ₹10,000 है, ये भी नेगेटिव में। नंबर 3 में कह रहे हैं कि इशूड एक चेक इशू किया यानी कि पेमेंट कर रहे हैं फॉर ₹50,000 50,000 की सप्लायर को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिस्काउंट पीरियड की एक्सपायरी के बाद, बट इट वाज रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ₹49,000 रिकॉर्ड किया गया गलती से। कहां पर? कैश बुक में, यानी कि कंपनी से गलती हुई है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिस्काउंट पीरियड का मतलब यही है कि पूरे 50,000 देने थे, डिस्काउंट अप्लाई नहीं होना था। डिस्काउंट तब अप्लाई होता जब डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर आप पेमेंट करते। इसका मतलब क्या है कि ₹1,000 उसने कम रिकॉर्ड किए हैं, 49,000 की उसने रिकॉर्डिंग की है, पेमेंट की है, तो हम बाकी के ₹1,000 की पेमेंट करेंगे। नंबर 4 में कह रहे हैं कि डेबिट मेमो फॉर ₹5,000 accompanied the bank statement for locker rent. The bank had erroneously charged this to फयाज कंपनी इंस्टेड ऑफ फैजी कंपनी। ठीक है ना, एक डेबिट मेमो आया, ठीक है, यानी कि चार्जेस का ₹5,000 का जो बैंक स्टेटमेंट के साथ लगा हुआ था, और वो किस चीज के लिए था? लॉकर रेंट के लिए, जो आप बैंक के अंदर अपना लॉकर रेंट खुलवाते हैं। तो बैंक ने गलती से वो चार्ज कर दिया आपके अकाउंट में, आप फयाज कंपनी हो आपके, हालांकि चार्ज किस में करना था? फैजी कंपनी से। तो ये गलती जो है वो बैंक से हुई है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ही ठीक होगी। यानी कि आपसे पैसे ₹5,000 डेबिट का मतलब है कि चार्जेस काटे हैं, तो वो अब आपसे जो पैसे काटे हैं उसको क्या करेगी? ऐड करेगी। फिफ्थ में अगर आए तो डिपॉजिट, कस्टमर चेक, कस्टमर का चेक डिपॉजिट किया गया 78,400 आफ्टर डिस्काउंट डिडक्शन, डिस्काउंट की डिडक्शन के बाद, बट इट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ₹80,000 एज इफ वर रिसीव आफ्टर डिस्काउंट पीरियड। ठीक है जी ना, इसको 80,000 से रिकॉर्ड कर दिया गया, हालांकि डिस्काउंट की डिडक्शन की गई थी, आपने 78,400 यानी कि ₹1,600 का, असल पेमेंट तो 80,000 थी, ₹1,600 डिस्काउंट के बाद आपने रिकॉर्ड करना था ₹78,400, लेकिन आपने इसको ये रिकॉर्ड कर दिया ये समझ के कि भाई आपको जो पेमेंट रिसीव हुई है वो आफ्टर द डिस्काउंट पीरियड हुई है। तो यहाँ पर ₹1,600 का डिफरेंस है, उसकी ट्रीटमेंट हमने यहाँ करके दिखानी है। उसके बाद देखें तो कस्टमर चेक
2 लाख रुपए का चेक था एक कस्टमर का, डिपॉजिट डायरेक्टली इन बैंक, ठीक है, बैंक बढ़ गया, was by mistakenly entered into कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक के कैश कॉलम में गलती से उसको इंटर्ड कर दिया गया, हालांकि वहां पर इंटर्ड नहीं करना था, आपने इंटर्ड करना था कहां पर, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में, वहां पर डायरेक्ट डिपॉजिट आ रहा है, यानी कि वहां चेक ने क्या होना था, ऐड होना था। उसके बाद 7 में कह रहे हैं इशू अ चेक फॉर परचेज ऑफ सप्लाईज, आप परचेज कर रहे हैं सप्लाईज, ₹10,000 की वॉज रिकॉर्डेड इन कंपनी रिकॉर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड में इसको ₹1,000 से रिकॉर्ड कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, ₹9,000 की मिस्टेक आपके पास यहाँ पर अकाउंट्स में मौजूद है। उसके बाद 8 में बात करेंगे मार्कअप चार्ज बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, बैंक चार्जेस थे वो कंपनी ने ₹2,000 के रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। नंबर 9 में कह रहे हैं कि 3 चेक टोटलिंग ₹20,000 वर इशूड टू सप्लायर, सप्लायर को टोटल ₹20,000 के चेक इशू किए गए, बट ओनली 1 चेक फॉर 5,000 वाज प्रेजेंटेड टू द बैंक, सिर्फ एक ही चेक प्रेजेंट हुआ, बाकी 15 के प्रेजेंट नहीं हुआ, बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है ना, आखिरी दिन तक उस महीने के, यानी कि नवंबर के आखिरी दिन तक सिर्फ एक ही चेक यानी कि ₹5,000 का अपियर हुआ है। 10 में कह रहे हैं 4 चेक टोटलिंग ₹4 चेक थे जिसका टोटल कितना था 120 वर सेंट टू द बैंक, बैंक को भेजे गए फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए, बट ओनली 1 चेक फॉर ₹20,000 का सिर्फ एक चेक वॉज क्लियर किया गया एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड का माना ऐड कर दिया गया, इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए के चेक क्लियर नहीं किए गए, क्रेडिटेड नहीं किए गए, वो आपको क्रेडिटेड करने पड़ेंगे। तो हमने क्वेश्चन कर लिया है और उसके बाद हमने इसकी एंट्रीज भी बनानी और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बनानी, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता रहूंगा और एंट्रीज भी रिकॉर्ड करता रहूंगा। तो हम चलते हैं इसकी तरफ और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। आप वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है जी, ताकि आपको आइंदा आने वाले वक्तों में भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, पास पेपर सॉल्व हो रहे हैं, उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। आपको पता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का पैटर्न, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने करना होता है फयाज कंपनी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, और उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम जिसके अंदर हम चीजें रिकॉर्ड करेंगे कि क्या क्या आएंगी, फिर कैश बुक और पासबुक का कंपैरिजन होगा, ठीक है जी। तो इसको हम देखेंगे। तो जनाब आपने क्या करना है, यहाँ पर चीजों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपके पास बैलेंसेस गिवन हैं, तो आप लिखते हैं बैलेंसेस, बैलेंसेस ऑन नवंबर 30, नवंबर 30 2008 बैलेंसेस हैं, और कैश बुक का बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट था, और पासबुक का यानी कि बैंक स्टेटमेंट का भी ओवरड्राफ्ट था, इसका मतलब है कि दोनों का बैलेंस है नेगेटिव। कैश बुक का था 1,06,400 और इसका था 10,000, तो दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आप करके लिख देंगे 1,06,400 रुपये, तो ये नेगेटिव बैलेंस यहाँ मेंशन कर दिया, यहाँ भी आप नेगेटिव बैलेंस मेंशन कर देंगे ₹10,000, और उसके बाद बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपके पास जनाब आई थी वो क्या आई थी, दूसरी चीज़ आई थी, आपने चेक इशू किया, ठीक है जी, चेक इशू किया ₹50,000 का सप्लायर को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिस्काउंट पीरियड, यानी कि कितने पैसे कटने चाहिए थे 50,000, लेकिन गलती से कैश बुक में कितने का रिकॉर्ड कर दिया 49,000, यानी कि 49,000 डिडक्ट किए, तो गलती है कंपनी से एरर हुआ है, कैश बुक में करेक्शन होगी, 50,000 में से 49,000 माइनस किए तो 1,000 बचा, इसका मतलब क्या हो गया 49 अभी माइनस किए, तो बाकी कितने माइनस करने हैं आपने 1,000 रुपीज आपने माइनस करके दिखाने हैं। तो आप क्या करेंगे, इस चीज को आप यहाँ पर लिखेंगे लेस
एरर इन रिकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, एरर बाय कैश बुक भी लिख सकते हैं, एरर बाय कंपनी भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि परचेज डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो था वो बेसिकली आपने क्या किया है, उसकी आपसे मिस्टेक हुई है, वो आपने लेस करवाना है। तो यहाँ आप लिख दें परचेज डिस्काउंट, और कितनी अमाउंट थी, ₹1000। ₹1000 आपने क्या करवाने हैं, लेस करवाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज की तरफ अगर हम आए तो नेक्स्ट 4 में क्या कह रहा था कि एक डेबिट मेमो था 5000 का, बैंक स्टेटमेंट ने भेजा, बैंक स्टेटमेंट के साथ लगा हुआ था लोकर रेंट के लिए, यानी कि चार्जेस है, पैसे कटने चाहिए थे, लेकिन पैसे कटने किसके चाहिए थे, फेजी कंपनी का। उसने गलती से आपके पैसे 5000 काट दिए। जब बैंक ने आपके पैसे काट दिए, एरर बाय बैंक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पैसे ऐड करवा देने हैं, क्योंकि उसने गलती से काट लिए थे आपके पैसे। एरर बाय बैंक, एरर बाय बैंक, और ₹5000 यहाँ पर आपने क्या करवा देने हैं, ऐड करवा देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज की तरफ चलें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। डिपॉजिट कस्टमर चेक, कस्टमर का चेक डिपॉजिट करवाया 78,400 का, आफ्टर डिस्काउंट डिडक्शन, डिस्काउंट के बाद, तो इसका मतलब 78,400 करवाने थे, लेकिन उसने गलती से कैश बुक में कितने रिकॉर्ड कर दिए, 80,000, यानी कि इतने करने थे, इतने कर दिए, ₹1600 उसने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए। इसका मतलब है कि ₹1600 उसको क्या करने पड़ेंगे, अपने पास से माइनस करने पड़ेंगे। तो कैश बुक से आप 1600 क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। ये बेसिकली था सेल डिस्काउंट, या एरर बाय कंपनी भी आप लिख सकते हैं, और एरर इन रिकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। सेल्स डिस्काउंट, और कितने आपने लेस करवाने हैं, आपने लेस करवाने हैं 1600 तो ₹1600 आपने माइनस करवाने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वो हमें क्या बात बोल रहा है। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो वो कहता है कि एक कस्टमर का चेक था ₹2,00,000 का, डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक स्टेटमेंट में ऐड होगा, लेकिन गलती से इंटर्ड इनटू कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक के कैश कॉलम में उसको ऐड कर दिया गया, हालांकि इसको ऐड होना चाहिए था बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में। तो इसको आप क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, एरर इन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में गलती हुई है, और कितने की गलती हुई है, 2,00,000 की, और इसको आपने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है बाय ₹2,00,000 की अमाउंट से, 2,00,000 की अमाउंट से आपने इसको 2,00,000 क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको कह रहा है इशू अ चेक, चेक इशू किया फॉर द परचेज ऑफ सप्लाईज ₹10,000 वाज रिकॉर्डेड इन कंपनी रिकॉर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड में उसको 1,000 रिकॉर्ड कर दिया गया, यानी कि 1,000 माइनस किए और परचेज किया आपने सप्लाईज, हालांकि आपको माइनस करवाना था 10,000, 9,000 आपने मजीद माइनस नहीं करवाया, तो आप उसको क्या करवाएंगे, कैश बुक से लेस करवाएंगे। कैश बुक का एरर है लेस सप्लाईज की वजह से, सप्लाईज जो आपने खरीदी है सप्लाईज, आप आगे इसको ऐसे करके लिख दें, एरर इन रिकॉर्डिंग, ठीक है, या सिर्फ एरर लिख दें, और यहाँ से आप माइनस करवा दें ₹9,000, ठीक है जी। 10,000 में से 1,000 माइनस हो चुका था, बाकी 9,000 रहते थे वो आपने माइनस करवाए हैं ताकि आपका बैलेंस आ जाए। नेक्स्ट अगर हम चलें तो मार्कअप चार्ज बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, उसने चार्ज किए यानी कि एक्सपेंस काटा है ₹2,000 का, कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस हैं और आपको अपने पास से इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि लेस करवाना पड़ेगा, लेस मार्कअप चार्जेस ₹2,000 आपको अपने पास से यहाँ से लेस करवाने पड़ेंगे। उसी के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कह रहे हैं कि 3 चेक थे, टोटल उनका कितना था 20,000, इशू टू सप्लायर, सप्लायर को इशू गए यानी कि पैसे कटने थे, लेस होने थे, बट ओनली 1 चेक, एक चेक था जो कि कितने का था 5,000 का, वो प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट का मतलब उसकी पेमेंट हो चुकी है,
बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ, महीने की लास्ट डेट तक या लास्ट डे तक। ठीक है जी, इसका मतलब है कि 15,000 के चेक अनप्रेजेंटेड हैं, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रूल जो अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं वो लेस होते हैं पासबुक से। अगर प्रेजेंट हो जाते तो लेस हो जाते हैं, अनप्रेजेंटेड हैं तो लेस नहीं हुए, लेस नहीं हुए तो बैलेंस नहीं आया। बैलेंस लाने के लिए अब अनप्रेजेंटेड चेक को लेस करवाना पड़ेगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स। और कितनी अमाउंट के चेक्स हैं, वो हैं 15,000 के, 15,000 के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, इनको आपने करवा देना है लेस। इसी तरीके से अगर हम लास्ट चलें तो कहते हैं 4 चेक थे, 4 चेक टोटलिंग रुपीज 1,20,000 वर सेंट टू द बैंक, बैंक को भेजे गए फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए, बट ओनली वन चेक फॉर 20,000 वॉज क्लियर्ड। सिर्फ 20,000 रुपए का एक चेक जो है वो क्लियर किया गया एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी कि क्लियर ऐड किया गया। बाकी के 1,00,000 के चेक क्लियर नहीं किए गए, यानी कि अनक्लियर्ड हैं अभी तक। और हमें अच्छे से पता है रूल कि अनक्लियर्ड चेक को हम क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। अगर क्लियर हो जाते तो ऐड हो जाते, क्लियर नहीं हुए तो ऐड नहीं हुए, ऐड नहीं हुए तो बैलेंस नहीं आया। बैलेंस लाने के लिए अब अनक्लियर्ड चेक को ऐड करवाना पड़ेगा, अनक्लियर्ड चेक्स। अनक्लियर्ड चेक्स हैं 1,00,000 रुपए के, इसको आप ऐड करवा देंगे तो फाइनली आपके पास नीचे आ जाएगा रिकंसाइल बैलेंस। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक चीज के बाद बैलेंस निकालते रहें, जैसे 1,06,400, उसके बाद आपने लेस करवाया 1,000 तो उसका बैलेंस, फिर उसका बैलेंस, उसका बैलेंस, उसका बैलेंस, इसमें हो जाती है घिचमिच। ठीक है जी, तो आप सिंपली क्या करें, लेस ऐड करें और एक साथ सबका बैलेंस करवा दें, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी है। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका रिकंसाइल बैलेंस, और रिकंसाइल बैलेंस आपके पास यहाँ पर बनेगा 1,00,000। अगर हम ये पासबुक का करें तो 1,00,000 में से 15,000 चले गए, 15,000 चले गए तो 85 प्लस किया 5 तो 90, 90 में से 10 माइनस किए तो 80,000, और यही सीन यहाँ पर भी होगा, यानी कि दोनों साइड का बैलेंस 80,000 रुपीज आ जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह आपका बैलेंस 80,000 रुपीज आ चुका है। तो इसके बाद उसने हमसे मांगी थी एंट्रीज, एंट्रीज मांगी थी। और देखें, मैं आपको पहले भी लेक्चर के अंदर ये बात समझा चुका हूँ अच्छे तरीके से कि जब आप एंट्रीज बनाते हैं तो एंट्रीज के अंदर आपने बैलेंसेस की एंट्री नहीं बनानी होती। ये आपका रेड एरिया है, इसको मैं कलर भी कर देता हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए, समझाने के लिए रेड जोन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ की एंट्री आपने नहीं बनानी, ठीक है जी, यहाँ की एंट्री नहीं बनानी, और ना ही और ना ही और ना ही पासबुक के अंदर किसी भी चीज की एंट्री आपने बनानी है। ठीक है जी, सिर्फ कैश बुक के अंदर जो चीज ऐड और लेस हो रही है सिर्फ उसी की आपने एंट्री बनानी है। तो चलते हैं एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें पता है जर्नल, जर्नल का पैटर्न अच्छे तरीके से फयाज कंपनी जनरल, जर्नल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, और उसके बाद हमारे पास कॉलम में आता है डेट, लेकिन डेट यहाँ पर आप नहीं लिखें क्योंकि डेट आपको नहीं बताई हुई, तो आप लिख लें सीरियल नंबर। उसके बाद आप के पास कॉलम आ जाता है पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स के बाद आपका कॉलम होता है पीआर का, और उसके बाद आपका होता है डेबिट का कॉलम, नेक्स्ट आपके पास होता है क्रेडिट का कॉलम। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हमने नंबर 1 एंट्री बनानी है वो एंट्री बनानी है किसकी, जो हमारे पास परचेज डिस्काउंट था, परचेज डिस्काउंट था 1,000 रुपीज़ हमने जो लेस करवाया है, इसकी एंट्री हमने बनानी है। और इसकी एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, क्योंकि पैसे कटे हैं, पैसे काटे नहीं थे, तो परचेज डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट बेसिकली होता तो परचेज डिस्काउंट क्रेडिट ही होता, लेकिन हुआ नहीं था, आपने डिडक्ट कर लिया था, यानी कि अवेल कर लिया था, वो हुआ नहीं तो आपने एंट्री को रिवर्स कर दिया, तो परचेज डिस्काउंट डेबिट और बैंक आपका क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो ये कितने से कम हो जाएगा, बाय रुपीज 1,000, और क्रेडिट साइड भी
बाय ₹1000। और नरेशन आप लिखेंगे, टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ परचेज डिस्काउंट, टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ परचेज डिस्काउंट, की आपने करेक्शन की है। इसी तरीके से हम चलते हैं अपनी दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री हमने किस चीज़ की बनानी है जी? हमने बनानी है सेल डिस्काउंट की। सेल डिस्काउंट, ठीक है जी। सेल डिस्काउंट में हमारे से मिस्टेक हुई थी, हमने इसको लेस करवाना है, ठीक है जी। और इसकी एंट्री क्या बनेगी? उसने अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली थी, हालांकि सेल डिस्काउंट अवेल हुआ था आपके कस्टमर को, आपने दिया था सेल डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका तो एक्सपेंस हो गया। तो सेल डिस्काउंट डेबिट, और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वैसे ये एक्सपेंस नहीं है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, इसको हम नॉर्मली एक्सपेंस बोल देते हैं। तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट आपके पास आ जाएगी 1600 रुपीज़, और यहाँ पर भी 1600 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। और नरेशन आपने क्या लिख देनी है? टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ सेल डिस्काउंट, रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ सेल डिस्काउंट, ठीक है जी। सेल डिस्काउंट की आपने करेक्शन की है, तो सेल डिस्काउंट की करेक्शन यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड एंट्री जो बनने वाली है वो कौन सी बनने वाली है, वो भी हम देख लेते हैं। 2 लाख की एंट्री जो है वो हमारे पास बनने वाली है। एरर इन रिकॉर्डिंग था, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया था, उसी में हमसे मिस्टेक हुई थी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक को बढ़ाना था और कैश को कम करना था, क्योंकि जब हमारे पास डायरेक्ट डिपॉजिट आता है डायरेक्ट डिपॉजिट आता है या चेक रिसीव होता है कस्टमर से, तो हम क्या करते हैं कि उसको एज इट इज कैश के कॉलम में लिखते हैं। लेकिन डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में करवाए तो वो तो उससे तो बैंक बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक बढ़ जाएगा और आपके पास से कैश कम हो जाएगा। और आपके पास अमाउंट जो यहाँ पर थी वो कितनी थी? 2 लाख रुपए की अमाउंट थी, ठीक है जी। 2 लाख रुपए की अमाउंट थी। जो आपने नरेशन बनानी है यहाँ पर, वो आपने नरेशन बनानी है टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। यहाँ पर आप टू एडजस्ट का बैलेंस वर्ड भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। फोर्थ एंट्री जनाब जो हमारे पास बनने वाली है वो नेक्स्ट हमारे पास थी 9000 की, जो कि सप्लाईज की थी। 10,000 की पेमेंट थी, हमने कितनी माइनस करवाई? हमने 9,000 की माइनस करवा दी थी, लेकिन सॉरी 1,000 की माइनस करवाई थी, 9,000 की रह गई थी। तो अब हमने 9,000 की पेमेंट क्या है? माइनस करवानी है। और एंट्री हमारी बनेगी, हमने खरीदा क्या? हमने खरीदा सप्लाईज, डेबिट। 9,000 से कमी होगी तो बैंक फिर से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बैंक हो गया क्रेडिट बाय ₹9,000, ₹9,000। और नरेशन आपके पास बन जाएगी। नरेशन जो आपके पास बनेगी वो आपकी बनेगी टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ एरर इन परचेज ऑफ सप्लाईज, टू रिकॉर्ड द करेक्शन of error in purchase of supplies, ठीक है जी। या टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ एरर बाय कंपनी भी आप लिखना चाहें अपनी आसानी के लिए वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद मज़ीद हमारे पास एक और एंट्री रहती है, उसको भी यहाँ हम एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 5 पे जो आपके पास जनाब एंट्री थी वो क्या एंट्री थी उसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। 5th की अगर हम बात करें तो मार्कअप चार्जेस थे, चार्जेस माना एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, तो मार्कअप चार्जेस हो जाएंगे डेबिट। मार्कअप
चार्जेस डेबिट हो जाएंगे। और आपके पास क्या है, बैंक है, बैंक एसेट है, कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹2000, बाय ₹2000। तो ₹2000 आपने क्या करवा दिए, क्रेडिट करवा दिए। और उसके बाद आप नरेशन लिख लें, टू रिकॉर्ड द मार्कअप चार्ज बाय बैंक, टू रिकॉर्ड द मार्कअप चार्ज बाय बैंक। बैंक ने क्या किया है, मार्कअप चार्ज किया है। तो यहाँ पर जनाब आपकी पांचों एंट्रीज बन चुकी हैं। ठीक है जी। तो याद रखें, बैलेंसेस की और बैंक रिकंसिलेशन के अंदर ऐड या लेस होने वाली चीज़ों की आप एंट्रीज नहीं बनाते हैं। उसके बाद आपने ये बैंक रिकंसिलेशन वाला पार्ट भी देख लिया था, हमने चीज़ों को किस तरीके से टैकल किया। लाजमी नहीं है कि एक चीज़ लिखी है फिर दूसरी लिखी फिर बैलेंस, फिर ये लिखी तो फिर बैलेंस, ये लिखी तो ये बैलेंस। तो इसमें यह कि आपकी स्टेटमेंट कुछ नहीं होगा, बड़ी होती जाएगी। और कभी कभार बच्चे इस चीज़ के अंदर घिचमिच करके गलती कर देते हैं। तो आप सिंपली क्या करें, एडलेस 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 करवाएं और एक साथ ही अपना बैलेंस निकालें, तो इंशाल्लाह आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा इसी तरीके की आपके लिए वीडियोस बना सकूं जिससे आपको फ़ायदा हो सके।